हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का न्यूमेरिकल पोर्शन का थर्ड पार्ट हम लेकर आए हैं। इसमें ये लास्ट पार्ट होगा बच्चों। इसमें हम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉर्ट आउट करेंगे। अब देखो, ये न्यूमेरिकल है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हमने एक एप्लीकेशन और स्टडी की थी कि प्लेट्स थी, ठीक है ना, इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेट थी, उसमें मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इवेल्युएट करनी थी विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। और वो वैल्यू कितनी आती थी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ध्यान में रखनी है बच्चों, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये आई थी फॉर अ प्लेट, कह सकते हो मेटल प्लेट, ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग के लिए हमने किया था केस। और यहां सिग्मा क्या होती है, चार्ज डेंसिटी, यहां हम इसे क्या बोलते हैं, चार्ज, क्योंकि शीट या प्लेट आ जाती है तो वो एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बन जाती है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया आ जाता है, ठीक है। तो हमने ये फॉर्मूला जो है हमारा बेसिकली यूज होगा इसके अंदर। अब देखो क्या कहता है, 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट, लार्ज का मतलब आप इनफाइनाइट लॉन्ग ही कंसीडर करेंगे बच्चों, ठीक है। लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। देखो कुछ ऐसी अरेंजमेंट है, इस टाइप की अरेंजमेंट है बच्चों, ठीक है। लार्ज क्या है, पैरेलल है और क्लोज टू ईच अदर है, बिल्कुल पास पास। ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट्स हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइन। अब मैंने सपोज करो यहां मान लिया कि मेरे पास सारा कलेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर सारा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब क्या कहता है कि इन पर, इसके इनर फेस पे जो सारा चार्ज कलेक्ट है उसकी वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है हमारे पास, मान लो ये पॉजिटिव है तो यहां पर है 17 इंटू में 10⁻⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर, और यहां पर है -17 इंटू में 10⁻⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। मतलब सिग्मा की वैल्यू गिवन है ये आपको। मुझे कहता है कि ई वैल्यूएट करना है इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट। मान लो ये फर्स्ट प्लेट है हमारे पास और ये सेकंड प्लेट है, ठीक है। कहां कहां पॉइंट कंसीडर कर रखे हैं, पहले कहता है अगर मैं ए सोल्यूशन कर रहा हूं और ए इवेल्युएट कर रहा हूं, ठीक है, उसका ए पार्ट इवेल्युएट कर रहे हैं इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट। मान लो कहता है कि यहां पर कहीं ना कहीं, या और क्लोजर करना है तो यहां पर, ये फर्स्ट प्लेट है उसके आउटर रीजन में, आउटर रीजन में मान लो ये पॉइंट क्या हो गया, ए हो गया सपोज करो। अब इस पे देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, ध्यान से देखनी है। ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते थे, अगर मुझे इस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है तो मैं ये एज्यूम करता था कि यहां पर मैं एक पॉइंट चार्ज ले आऊंगा Q0, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ड्यू टू दिस चार्ज। देखो ये हैवी पॉजिटिवली चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगाएगा, इसके ऊपर कैसी फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स जनरेट करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ जाएगी। मान लो फर्स्ट वाले ने यहां कर दिया, सेकंड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जनरेट करेगा, ये नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्ट करेगा, मतलब टुवार्ड्स द चार्ज, ये E2 आ गया हमारे पास, ठीक है यहां तक। अब क्योंकि चार्ज सेम है तो इनकी इंटेंसिटी सेम होगी E1 E2, क्योंकि आपको मालूम है कि सरफेस चार्ज जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू टू मेटल प्लेट्स, उसके लिए वैल्यू मेरे पास है E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर E1 मैं निकालूं तो वो आ जाएगा सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मान लो ये सिग्मा 1 है और ये सिग्मा 2 है, और अगर मैं E2 निकालता हूं तो वो क्या आ जाएगा, सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो वो किससे इक्वल होगा, E1 माइनस E2, ठीक है, या E2 माइनस E1, डिपेंड करता है कि
आपके पास कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है, तो हमें अभी मालूम नहीं है सपोज करो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पुट कर दिया सिग्मा 1 डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 तो सेम ही है हमारे पास बच्चों, ये गिवन है वैल्यू, ठीक है ना। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो उसमें जो हमारे पास मैग्नीट्यूड में पिक किया जाता है साइन मैटर नहीं करता है, ठीक है ना, क्योंकि ये वेक्टर टर्म है, उसमें साइन मैटर नहीं करता है। जब साइन मैटर नहीं करेगा तो ये सिग्मा 1 जो है, सिग्मा 2 इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड अगर मैं पिक कर रहा हूं तो मेरे पास वो वैल्यू फिक्स है 17 इंटू में 10⁻⁻22। जब ये वैल्यू सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में और आंसर क्या आ जाएगा 0। यहां पर मतलब फर्स्ट पॉइंट में मुझे निकालना था इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट। फर्स्ट प्लेट में मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, 0 वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। फर्स्ट प्लेट से अगर मैं इधर देख रहा हूं, आउटर रीजन तो इसका ये बनेगा ना, ये इनर रीजन है, तो ठीक है। क्योंकि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड आपको सेम गिवन है, इसलिए वो क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे और फाइनली रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल था बिल्कुल ही। E1 E2 का फॉर्मूला सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इनको आपस में माइनस करेंगे, क्योंकि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अगर डिफरेंट होता तो फैक्टर अलग आता, लेकिन यहां पर आपको सेम गिवन है, इसलिए हमारे पास यहां आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इसे पॉज करके नोट डाउन करो। कर लिया बच्चों इसे नोट डाउन। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड पार्ट पर। अब देखो बी पार्ट क्या कहता है, इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट। ये सेकंड प्लेट है, इसके आउटर रीजन पे कोई पॉइंट, सपोज करो ये पॉइंट बी हो गया हमारे पास। अब देखो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, मतलब E1 की वैल्यू हमारे पास, सॉरी पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये E1 तो इस डायरेक्शन में हो गया। पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी उसको रिपल्सिव इन नेचर होगी, आउट डायरेक्शन में। नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। जिस भी पॉइंट पर हम इवेल्युएट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि उस पॉइंट पर हमने टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। टेस्ट चार्ज किस नेचर का होता है, पॉजिटिव नेचर का होता है। तो पॉजिटिव नेचर का होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउट हो जाएगी। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, अटैक करेंगे तो इनवर्ड हो जाएगी, ठीक है। अब फिर दोबारा ये देखो, चलो अब अगर मैंने बी पॉइंट पर ई नेट निकालना है तो वो किससे इक्वल आ जाएगा, E2 माइनस E1। अब मैं मान लेता हूं क्योंकि मैंने बी के पास इस नेगेटिव प्लेट के पास रखा है तो E2 की इंटेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि क्या ये है ऐसा। अब देखो फिर वही फॉर्मूला हमारे पास वही है, सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब फिर वही है, देखो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है, तो फिर दोबारा से क्या हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। यहां तक बिल्कुल इजी है, ठीक है ना। इतना पोर्शन हमने बी की वैल्यू, बी पॉइंट पर हमने क्या इवेल्युएट कर लिया है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इवेल्युएट कर ली और वो भी क्या आ गई है, 0। मतलब ना तो इससे इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ना इससे इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। इसे पोज करके नोट करो। कर लिए इसे नोट डाउन। अब हम सी पार्ट पे चलते हैं बच्चों। सी पार्ट क्या कहता है कि बिटवीन दी प्लेट्स, सी पार्ट पर है तो मैं इसे रब कर देता हूं। अब मान लो कोई पॉइंट यहां पर है सी। अब देखो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर कैसा फोर्स जनरेट करेगा, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। मतलब E1 की वैल्यू ये आ गई। नेगेटिव चार्ज अट्रैक्टिव, तो E2 की वैल्यू ये आ गई, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज रिपल्सिव E1, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्टिव E2।
अब मेरे पास जो ई नेट आ रहा है यहां पर वो किससे इक्वल आ गया, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों ऐड हो गए। और हमें मालूम है कि जो सिग्मा 1 है इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा मान लिया मैंने मॉड फॉर्मेशन में, ठीक है ना, क्योंकि ये सेम है। तो ये सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या हो जाएगा 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये केस आगे जब हम कैपेसिटेंस स्टडी करेंगे उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस ये एक तरीके से कैपेसिटर ही बन रहा है बच्चों, ठीक है ना। कैपेसिटर में क्या होता है, दो प्लेट्स होती हैं और मिनिमम डिस्टेंस होता है दोनों के बीच में, ठीक है, दो प्लेट्स और मिनिमम डिस्टेंस। अब एक प्लेट जो होती है वो हैवीली पॉजिटिव चार्ज होती है और एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज होती है, जैसे ये कॉम्बिनेशन दिखाया हुआ है, ठीक है। और ना इससे इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना इससे इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसके बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और उसकी वैल्यू क्या हमने इवेल्युएट की है, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हम इवेल्युएट कर सकते हैं ना बच्चों, आपको सिग्मा की वैल्यू गिवन है, ठीक है, 17 पॉइंट, देखो ई नेट अगर मैं फाइंड आउट करूं तो क्या आ जाएगा, सिग्मा की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 17 इंटू में 10⁻22 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको बताया था कि आप लोग हमेशा क्या कर लेंगे, उसे याद कर लेंगे, उसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू में 10⁻12, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू फिक्स है 8.854 इंटू 10⁻12 और उसे सॉल्व करके हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1.92 इंटू में 10⁻10 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये फाइनली रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम कैपेसिटेंस में भी ये स्टडी करते हैं, इसीलिए सिर्फ, ठीक है। इसे पोज करके नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे मूव करते हैं। बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेस्ड है डाइपोल मोमेंट पर और टॉर्क के ऊपर, ठीक है। क्या कहता है कि इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द जेड डायरेक्शन थ्रू आउट जेड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्रिएट हो रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउ एवर नॉट कॉन्स्टेंट, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है बट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। अब देखो जेड डायरेक्शन एक्स वाई जेड एक्सिस पिक करना वो हमारे ऊपर ही बेस्ड होता है, हम अपनी मर्जी से ही ये एक्सिस पिक करते हैं, ठीक है। अब एज्यूम करो कि मैंने एक्स सेक्शन को जेड सेक्शन मान लिया, हमें मालूम है कि अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करूंगा तो वो पॉजिटिव एक्स होता है, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो नेगेटिव एक्स होता है, ठीक है। तो उसको हम जेड की फॉर्म में ही लेकर चल रहे हैं। कहता है कि ये देखो ये जेड डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और जैसे जैसे हम, और आपको गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउ एवर, मैं इसको जेड एक्सिस एज्यूम कर रहा हूं बच्चों, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउ एवर नॉट कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट नहीं है वो, बट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन है, अगर मैं जैसे से यहां मूव करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, इंक्रीज करता जा रहा है एट द रेट ऑफ 10⁻5 न्यूटन कूलम इनवर्स पर मीटर। मतलब आपको यहां पर dE बाय dl, मान लो यहां पर अलोंग द लेंथ है हमारे पास, ठीक है। चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, वो आपको कितना गिवन है 10⁻5 न्यूटन कूलम इनवर्स, ठीक है, पर मीटर, ठीक है, ये गिवन है आपको। रेट का मतलब क्या होता है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, वो आपको गिवन है। व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द सिस्टम हैविंग ए टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ 10⁻⁻7 इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन। अब आपको डाइपोल मोमेंट की वैल्यू गिवन है इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन। नेगेटिव जेड डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर हम देखो बनाएं डाइपोल क्या होता है, अगर वो
नेगेटिव जेड डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन है नेगेटिव, तो मतलब अलोंग दिस डायरेक्शन हुआ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। मतलब यहां कौन सा चार्ज आएगा, माइनस क्यू, यहां कौन सा चार्ज आएगा, प्लस क्यू। यही तो होता है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अगर मैं यहां नेगेटिव बनाता, यहां पॉजिटिव बनाता, तो मेरे पास डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती, मतलब पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में हो जाती। लेकिन आपको न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, जो डाइपोल मोमेंट है वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है उसकी डायरेक्शन। नेगेटिव जेड कैसे बनेगा, जब मैं यहां माइनस क्यू और यहां प्लस क्यू प्लेस करूंगा, तभी तो मेरे पास डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आएगी अलोंग दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो आपको यहां पर P की वैल्यू गिवन है, कितना है, 10⁻⁻7 कूलम मीटर। आप इसे नेगेटिव पिक कर सकते हो क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। और एक किससे इक्वल होता है, Q इंटू में dl होता है। अगर मैं मान लो ये लेंथ मेरे पास dl, स्मॉल लेंथ के लिए कंसीडर कर रहे हैं ना, ठीक है, तो dl लेंथ मैंने पिक कर ली। ठीक है, हो जाएगा यहां तक। Q इंटू में डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस होता है ना डाइपोल मोमेंट। अब यहां पर देखो, मुझे निकालना है फोर्स। फर्स्ट तो मुझे फोर्स ही इवैल्यूएट करना है ना बच्चों। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला हमने क्या हुआ, Q इंटू में E कर रखा है, ये किया हुआ है ना, Q इंटू में E। अब क्योंकि हम स्मॉल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो ये फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, Q इंटू में D। ठीक है ना, स्मॉल पोर्शन के लिए हम लेकर चल रहे हैं। तो यहां से अगर मैं dl से मल्टीप्लाई dl से उसे डिवाइड कर दूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। अगर मैंने dl से मल्टीप्लाई और dl से डिवाइड कर दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा करने से बच्चों, ये देखो, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो ये Q इंटू में dl बन जाएगा और ये de/dl तो चल ही रहा है। ठीक है, Q इंटू में dl आपको कितना गिवन है, वो 10⁻⁻7। ठीक है, क्योंकि फोर्स भी एक वेक्टर टर्म है तो मैग्नीट्यूड फॉर्मेशन में ही लेकर चलना है आपने। 10⁻⁻7 इंटू में de/dl किससे इक्वल है हमारे पास, 10⁻5 के इक्वल है। अगर हम इसे सॉर्ट आउट कर लें तो मेरे पास आ जाएगा 10⁻2। ठीक है, 10⁻2 न्यूटन। देखो कुछ भी नहीं किया बच्चों, Q इंटू में ही हमारे पास फॉर्मूला है फोर्स का। ठीक है, Q इंटू में ही। अब क्योंकि हमारे को E नहीं गिवन है, हमें तो ये गिवन है कि de/dl, तो मुझे इस फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या किया, dl से मल्टीप्लाई dl से डिवाइड कर दिया। तो ये de/dl की वैल्यू आपको 10⁻5 गिवन थी, वो हम पुट कर देंगे। और Q इंटू में dl आपको गिवन है मोमेंट, वो कितना है, 10⁻⁻7। यहां से हम फोर्स इवैल्यूएट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर मैं डायरेक्शन देखूं बच्चों, ध्यान से देखना है, अगर मैं डायरेक्शन देखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव ही है क्योंकि पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है, डाइपोल मोमेंट नेगेटिव है तो इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स की भी जो होगी वो अपोजिट डायरेक्शन बन जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि हमें फोर्स की डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है, फोर्स की डायरेक्शन, तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये तो हमने सारा मैग्नीट्यूड टर्म में निकाल दिया। फोर्स की डायरेक्शन अगर हम निकालनी होती तो हमारे पास ये डाइपोल मोमेंट जो है वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, मतलब माइनस था, और ये प्लस था। तो फोर्स क्या हो जाता हमारे पास इन टर्म ऑफ डायरेक्शन, अगर मैं लिखता तो -10⁻2 आता, मतलब अपोजिट। फोर्स भी कहां लग रहा है, अलोंग दिस डायरेक्शन। ये डायरेक्शन हमारे पास फोर्स की बन जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये रहा, ठीक है, उससे अपोजिट हमारे पास फोर्स एक्सर्ट हो रहा है इसके ऊपर। अब आ जाओ, फाइनली हमें क्या निकालना है, टॉर्क। बहुत ईजी है बच्चों। अब यहां से देखो, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, अलोंग दिस डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अलोंग दिस डायरेक्शन। इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। और हमें मालूम है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू में E साइन ऑफ थीटा। थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 180 डिग्री। ठीक है ना, साइन थीटा है ना, थीटा की जगह हमने 180 डिग्री पुट कर दिया। तो 100 साइन 180 क्या होता है, 0। तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल सी फॉर्मेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और जो हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में है। इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। जैसे ही मैं 180 डिग्री पुट करूंगा तो टॉर्क क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल था, इसे पोज करके नोट डाउन कर लो।
बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का ही है, अनसोल्व्ड न्यूमेरिकल। ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग, जहां पर भी लॉन्ग आ जाए ना उसका मतलब इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है वो, इनफाइनाइट थिन वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा आपको गिवन है, यूजिंग विदाउट यूजिंग, सॉरी यहां है विदाउट यूजिंग, विदाउट यूजिंग गॉसला। देखो गॉसला की एप्लीकेशन में तो हम ये कर चुके हैं, गॉसला की एप्लीकेशन में हम ये कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो फॉर्मूला निकालना है वो गॉसला की हेल्प से नहीं निकालना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बन जाता है। पहले तो हम डिराइव करेंगे एक शॉर्ट वायर के लिए जिसकी लेंथ हमें मालूम है, उसके बाद हम उसके अंदर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए कर देंगे, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट बन जाते हैं पार्ट। फिर मान लो एक ये थिन वायर है, ये हमने पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। मान लो क्यू चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमें कहता है कि क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे निकालना है इसकी वजह से, गॉसला में हम क्या करते थे, जैसे मान लो ये पॉइंट आपको गिवन है, इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मान लो वो पॉइंट ए है, चलो डी पॉइंट मान लो, डी पॉइंट है, हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। तो हम गॉसला के थ्रू क्या करते थे, गॉसियन सरफेस बनाते थे और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देते थे। अब हमें गॉसला का यूज नहीं करना है, ठीक है। मान लो ये एक फाइनाइट वायर है, फाइनाइट वायर से मैं सबसे पहले हमारा काम क्या है कि सबसे पहले इनके अपर पार्ट्स को मीट करवा दो, अपर और लोअर पार्ट को। तो ये एंगल आपके पास बन जाता है θ1 और ये एंगल बन जाता है θ2 जब मैं इसे मीट करवाऊंगा, ठीक है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है जो क्लॉकवाइज एंगल होगा वो पॉजिटिव काउंट होगा, एंटी क्लॉकवाइज वाले को नेगेटिव काउंट करना है। तो θ1 पॉजिटिव, θ2 नेगेटिव, यहां तक कर देना है बच्चों। उसके बाद हमने क्या करना है, मान लो इसकी लेंथ कितनी है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की, फाइनाइट लॉन्ग वायर की, वो है L। मैंने क्या किया, अगर मैंने गॉसला नहीं लगाना बच्चों तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं कोशिश करूंगा कि कूलम्स लॉ के थ्रू करने की कोशिश करूं, ठीक है। अगर मैं कूलम्स लॉ के थ्रू करूंगा तो वो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल था, ठीक है ना, इनफाइनाइट के लिए नहीं था, या ठीक है, या एक्सटेंडेड चार्जेस के लिए नहीं था। तो मैंने क्या किया, एक फाइनाइट मतलब एक स्मॉल लेंथ पर, मान लो ये L लेंथ है, ठीक है, वहां पर मैंने एक एलिमेंट्री पोर्शन कट कर लिया बच्चों। इस पर कितना चार्ज है, मान लो dq है, ठीक है, और इसकी थिकनेस कितनी है dl है, ठीक है। आपको देखो चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है लैम्डा। अगर मैं नॉर्मल फॉर्म में देखूं तो चार्ज डेंसिटी क्या होती है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, मतलब q बाय l होती है, ठीक है। इस स्मॉल पोर्शन के लिए अगर मैं चार्ज डेंसिटी निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगी, चार्ज कितना है dq और उसकी लेंथ कितनी है dl, इसके लिए बन जाएगा ये, ठीक है ना। स्मॉल चार्ज डेंसिटी अगर मैं निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, यहां पर चार्ज कितना है dq है और थिकनेस कितनी है dl, ये बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, मैंने इसी P पॉइंट से मीट करवा दिया बच्चों, ये ठीक है। तो ये मान लो, क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो θ1 है, ये स्मॉल एंगल जो बनेगा वो मान लिया जी d फाई बना, और कितने डिस्टेंस पर बना, फाई डिस्टेंस पर बना। मैंने एज्यूम कर लिया क्योंकि इसको भी तो मैं P पॉइंट से मीट करवाऊंगा जिस पॉइंट पर मुझे इवेल्युएट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो ये स्मॉल एलिमेंट कितना एंगल बना रहा है d फाई, और ये एंगल जहां से हमें पिक करना था कितना है, फाई। अब यहां पर देखो, अब मैंने क्या करना है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। अब ये तो पॉइंट चार्ज हो गया, पॉइंट चार्ज की वजह से इस पर तो मैं इवेल्युएट कर सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां होगा, अलोंग दिस डायरेक्शन, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है d, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो ये एंगल फाई है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, फाई, ठीक है ना। देखो इस स्मॉल चार्ज की वजह से इस पे क्या इंपैक्ट होगा, इस पे इंपैक्ट अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट और आउट डायरेक्शन में, तो DE आ गया। ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी फाई होगा। एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, D cos फाई, और सामने वाला कंपोनेंट क्या होगा, D sin फाई। ये दो कंपोनेंट हमारे पास रिजॉल्व होके आ जाएंगे बच्चों। DE को देखो ना, D ही है,
एंगल के साथ वाला क्या होता है डी cos फाई, सामने वाला क्या होता है डी sin फाई। यहां से अब देखो मेरे पास अगर मैं डी निकालूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने बेसिक फॉर्मूला कर रखा है, वो होता था KQ डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, जनरल फॉर्मूला है। अब यहां देखो अगर मैं डी निकालूंगा, के तो कांस्टेंट ही है और क्यू क्या है हमारे पास, यहां पर डी क्यू है अपॉन आर स्क्वायर। मान लो ये जो लेंथ है वो क्या है आर ही है हमारे पास, ठीक है, आर लेंथ ही है, तो ये आर स्क्वायर ही चला हमारे पास, ठीक है बच्चों यहां तक, ठीक है, ये डी है हमारे पास। अब देखो मुझे फाइनली फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइनली फाइंड आउट क्या करना है, अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे निकालना हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो किससे इक्वल होगा हमारे पास। देखो एक तो इसके अंदर हमारे पास कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, ये कंपोनेंट जो है वायर के ऊपर कैसा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो मैं इसको ई परपेंडिकुलर भी लिख सकता हूं। देखो ना ये डी cos फाई इस वायर के क्या है परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, और ये डी sin फाई कैसा कंपोनेंट है, डी sin फाई पैरेलल कंपोनेंट है, ये और ये एक दूसरे के पैरेलल हैं हमारे पास, ठीक है। अगर मैं यहां से डी cos फाई फाइंड आउट करूं बच्चों, ठीक है, मैं क्या निकाल रहा हूं, ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर मैं निकालूं वो किससे इक्वल है हमारे पास, डी cos फाई है, ठीक है। और मुझे अगर कंप्लीट निकालना, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ऑन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगर कंप्लीट परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए तो मैं इसे क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा डी cos फाई। अब मुझे देखो क्या करना है, कहां से कहां, माइनस ऑफ θ2 से प्लस ऑफ θ1। आपको बताया था कि θ1 जो एंगल है वो क्लॉकवाइज है, उसे पॉजिटिव काउंट करना है, θ2 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए नेगेटिव काउंट करना है। तो यहां पर हमने देखो डी की वैल्यू फाइंड आउट कर रखी है, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, के इंटू में डी क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू में क्या चल रहा है cos ऑफ फाई चल रहा है। अब डी क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, लैम्डा इंटू में डी एल, डी क्यू की जगह हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू में डी एल। अगर मैं वो पुट करूंगा तो ये आ जाएगा, θ2 से हम चल रहे हैं θ1 और यहां हमने पुट कर दिया लैम्डा इंटू में डी एल डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है आर स्क्वायर, और यहां आ गया है cos फाई, ठीक है, यहां तक यही चल रहा है ना वैल्यू, ठीक है। अब देखो यहां पर ये एक तरीके से हमारे पास क्या बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है बच्चों। यहाँ L है, यहाँ पर R है, यहाँ पर D है। बच्चे R को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि R तो मैंने अपनी मर्जी से पिक की वैल्यू है वो, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं cos ऑफ फाई फाइंड आउट करूँ तो वो क्या आती है, cos ऑफ फाई होती है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब D बाय R। तो यहाँ से R की वैल्यू अगर मैं आइडेंटिफाई करूँ तो वो क्या आ जाएगी, R की वैल्यू D बाय cos फाई बन जाएगी, d बाय आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, d बाय cos फाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है बच्चों। और अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो ये माइनस θ2 से हम क्या चल रहे हैं प्लस θ1 चल रहे हैं, यहाँ आ गया k इंटू में लैम्डा इंटू में dl, ये तो इकट्ठा चल रहा है, ठीक है ना, ये चेंज इन लेंथ है बच्चों, ठीक है। डिवाइडेड बाय आर की जगह हमने पुट कर दिया है डी स्क्वायर बाय cos स्क्वायर फाई यहाँ चला जाएगा और यहाँ cos ऑफ फाई साथ में चल ही रहा था, ठीक है। अब हमें dl को एलिमिनेट करना है बच्चों, ठीक है। अब इसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर देखो मैं राइट एंगल ट्रायंगल दोबारा से यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, यहां पर ड्रॉ किया, ये L हो गया, ये D हो गया और यहां पर क्या है R है। अगर मैं यहां पर अब tan फाई फाइंड आउट करूं तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस L बाय D। तो यहां से L की वैल्यू क्या आ जाएगी, D tan फाई आ जाएगी। अगर मैं इसे विद रिस्पेक्ट टू फाई डिफरेंशिएट कर देता हूं, मेरे पास क्या आएगा, DL बाय D फाई बन जाएगा। D tan फाई की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सेकेंड स्क्वायर फाई, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री में किया हुआ है। तो यहां से DL क्या आ जाएगा हमारे पास, D सेकेंड स्क्वायर फाई D फाई,
ये फॉर्मेशन बन जाएगा। हमने इसे डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू फाई, dl बाई डी फाई निकाला, वो आ गया d सीकेंट स्केयर फाई। dl की वैल्यू हमने आइडेंटिफाई कर ली, d सीकेंट स्केयर फाई डी फाई आ जाएगी। ठीक है बच्चों, यहां तक एक बार सॉल्व करो, नोट डाउन कर लो। अब मैं इसे रब कर रहा हूं, अब क्योंकि आगे हमने मूव करना है। देखो जो हमारे पास ये ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ रहा है वो किससे इक्वल आ गया बच्चों, के इंटू में लैम्डा इंटू में डी एल, ये तो चल ही रहा है। ठीक है, सॉरी डी एल की जगह हमने फैक्टर पुट करना है, डी एल की जगह हमारे पास क्या आ गया है, डी सीकेंट स्केयर फाई डी फाई इंटू में क्या है हमारे पास, cos स्केयर फाई इंटू में cos फाई डिवाइडेड बाय है डी स्केयर। अब हम चल रहे हैं माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1। अब देखो बच्चों, एक डी से तो एक डी कैंसिल आउट हो जाएगा, सीकेंट स्केयर फाई और cos स्केयर फाई भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास टर्म क्या रह गई, देखो एक डी से एक डी कैंसिल आउट हो गया, सीकेंट स्केयर फाई से cos स्केयर फाई कैंसिल आउट हो गया। अब जो कांस्टेंट हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, के कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है, अब डी तो आपको गिवन ही था, ये भी कांस्टेंट है, ये हमने सब बाहर ले लिया। अब हमारे पास इनसाइड क्या रह गया, माइनस थीटा 2 से हम कहाँ जा रहे हैं, थीटा 1 पर। इनसाइड सिर्फ और सिर्फ रह गया cos फाई डी फाई। अगर मैं ये इवेल्युएट करूं बच्चों, क्या आ जाएगा, के लैम्डा बाय डी, cos फाई की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन फाई। अब हम मूव कर रहे हैं माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 की तरफ, माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 1 की तरफ। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम पुट कर देंगे, तो के लैम्डा बाय डी यहां पर हमने पुट कर दिया है साइन ऑफ थीटा 1 माइनस साइन ऑफ माइनस ऑफ थीटा 2। तो यहां से ई परपेंडिकुलर हमारे पास कंपोनेंट क्या आ जाएगा बच्चों, के इंटू में लैम्डा डिवाइडेड बाय डी, ये बन जाएगा देखो साइन ऑफ थीटा 1 माइनस, देखो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा हमारे पास। अब इसको आप क्या करो, अभी नोट डाउन कर लो। अब बच्चों इसको नोट डाउन करके हम इससे क्या कर रहे हैं, यहां पर लिख देते हैं इस वैल्यू को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमारे पास क्या आ गया है, के लैम्डा बाय डी साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2। अब हमने क्या करना है, पैरेलल कंपोनेंट इवेल्युएट करना है। ठीक है, अब देखो पैरेलल कंपोनेंट के लिए अगर मुझे कंप्लीट पैरेलल कंपोनेंट चाहिए है, तो मैं यहां क्या करूंगा, इंटीग्रेशन माइनस ऑफ थीटा 2 से प्लस थीटा 1 हम मूव करेंगे, और यहां हमारे पास टर्म क्या आ जाएगी, डी साइन फाई। ठीक है ना, डी साइन फाई। अब यहां अगर हम इसे सॉल्व करें बच्चों, यहां हम वैल्यू पुट कर दें माइनस ऑफ थीटा 2 से प्लस ऑफ थीटा 1 हम मूव कर रहे हैं। डी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, के इंटू में डी क्यू डिवाइडेड बाय क्या आया था, ये के इंटू में डी क्यू डिवाइड बाय आर स्केयर, और यहां क्या था हमारे पास, साइन फाई। ठीक है, अब हमने आर की वैल्यू यहां आइडेंटिफाई कर रखी है, वो है डी बाई कोस फाई, वो पुट कर दो। और देखो डी क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, लैम्डा इंटू में डी एल, वो फैक्टर है ही है। साइन फाई हमारे पास साइन फाई ही है,
डिवाइडेड बाय आर की जगह मैंने पुट कर दिया डी स्क्वायर, और ये यहाँ पर कोस स्क्वायर फाई यहाँ आ जाएगा। अब हम डीएल की वैल्यू पुट करेंगे, सेम प्रोसीजर चल रहा है बच्चों, माइनस ऑफ थीटा 2 से प्लस ऑफ थीटा 1 हम मूव कर रहे हैं, और डीएल की जगह हम ये वाला फैक्टर पुट कर देंगे के इंटू में लैम्डा, डीएल की जगह मैंने पुट कर दिया डी सीकेंड स्क्वायर फाई डी फाई डिवाइडेड बाय क्या है डी स्क्वायर, यहाँ है साइन फाई कोस स्क्वायर फाई। अब देखो कोस स्क्वायर फाई से ये सीकेंड स्क्वायर फाई जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक डी से एक डी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास देखो फाइनली फिर हमारे पास क्या रह जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म है वो हम बाहर ले लेंगे। कांस्टेंट टर्म क्या है अब, के लैम्डा बाय डी कांस्टेंट टर्म है, और इंटीग्रेशन में माइनस ऑफ थीटा 2 से प्लस ऑफ थीटा 1 में क्या रह गया है साइन फाई डी फाई। अब देखो ये है के लैम्डा बाय डी, साइन फाई की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास माइनस ऑफ कॉस फाई। अब हम मूव कर रहे हैं माइनस ऑफ थीटा 2 से प्लस ऑफ थीटा 1। अब यहां देखो के लैम्डा बाय डी तो चल ही रहा है, पहले अपर लिमिट पुट कर दो माइनस ऑफ कॉस थीटा 1, फिर माइनस माइनस प्लस वैसे ही बन रहा है, ये क्या बनेगा माइनस ऑफ कॉस फाई ही बनेगा ना, माइनस कॉस फाई। पहले हमने अपर लिमिट पुट की, ये आ गई, तो माइनस माइनस प्लस बनेगा सेक्शन, उसके बाद फिर मैंने यहां पर पुट कर दिया माइनस ऑफ थीटा 2। ठीक है, यहां तक हो जाएगा इतना पोर्शन। अब देखो क्या किया हमने, यही बनेगा ना, यहां से हम चल रहे हैं ठीक है। साइन फाई की इंटीग्रेशन हमने की, माइनस ऑफ कॉस फाई होती है, बिल्कुल ठीक है। माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 चल रहे हैं, पहले अपर लिमिट पुट की, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ देखो, के लैम्डा बाय डी, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा 1। मतलब ये ई पैरेलल हमारे पास कंपोनेंट किससे इक्वल आ गया है, के लैम्डा बाय डी कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1, ये पैरेलल कंपोनेंट आ जाता है। देखो ये दो कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिजल्टेंट अगर मुझे निकालना है तो फिर अंडर रूट ऑफ ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर करना पड़ेगा। के लैम्डा बाय डी कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1, ये फाइनल हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है जब मैंने फाइनाइट लेंथ ली है। ठीक है, फाइनाइट लेंथ अगर मैं पिक कर रहा हूं, इतना बच्चे नोट करो, फिर हम आगे जो हमें गिवन है उस पर हम चलते हैं। अब बच्चों अब क्या करना है, अब हमने अगर यहीं पे अगर हमारे को यही तक क्वेश्चन होता तो अगर मुझे हमें रिजल्टेंट निकालना था तो ई ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ई ऑफ पैरेलल स्क्वायर हमारे पास आंसर हो जाता सॉल्व करके। अब हम आते हैं कि हमें अब फाइनली क्या इवैल्यूएट करना है। देखो अगर ध्यान में रखनी है ये बात आपको, अगर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर गिवन है, इनफाइनाइट लॉन्ग का वायर का मतलब क्या है कि हाइट आपको मालूम नहीं है, इनफाइनाइट लॉन्ग है, आप उस हाइट तक नहीं जा सकते हैं, तो आप एंगल को धीरे धीरे जैसे जैसे देखो, अगर इसकी हाइट बढ़ती जाएगी थीटा 1 बढ़ता जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग में आप ध्यान रखना कि थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाते हैं 90 डिग्री हो जाते हैं, क्योंकि ये लेंथ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे एंगल बढ़ता जाएगा। ठीक है, डाउन में भी और अप में भी। तब हमारे पास देखो ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट किससे इक्वल आ जाएगा, के लैम्डा बाय डी साइन ऑफ 90 प्लस साइन ऑफ 90, ये 2 बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये 2 के लैम्डा बाय डी बन जाएगा। और अगर मैं के की वैल्यू सपोज करो पुट कर देता हूं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, ये लैम्डा बाय डी चल ही रहा है, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये लैम्डा बाय
2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी, जो ये बिल्कुल सेम वही बनेगा जो हमने फ्लक्स में किया था, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ फ्लक्स इवेल्युएट किया था, सेम आंसर हमारे पास आ जाएगा। साइन 90 क्या होता है 1 और 1 2 बन जाएगा, के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं निकालता हूं ई पैरेलल कंपोनेंट तो हमारे पास फॉर्मेशन है के लैम्डा बाई डी कॉस ऑफ 90 माइनस कॉस ऑफ 90, कॉस 90 क्या होता है 0, तो वैल्यू तो 0 ही आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो ई नेट होता है वो किससे इक्वल होता था, अंडर रूट ऑफ ई परपेंडिकुलर स्केयर प्लस अंडर रूट ऑफ ई पैरेलल स्केयर। अब ये कंपोनेंट तो 0 ही हो गया, तो ये अंडर रूट ऑफ क्या आ गया, ई परपेंडिकुलर स्केयर आ गया, डेट मीन्स ई परपेंडिकुलर के ही इक्वल आ गया। तो ई नेट, ई परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसे पॉज करके नोट डाउन कर लो। देखो बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल है और ये लास्ट न्यूमेरिकल है। इसमें क्या कहता है कि इट इज नाउ बिलीव दैट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स विच कंस्टिट्यूट न्यूक्लाई ऑफ ऑर्डिनरी मैटर, क्या कहता है कि जो एक मैटर बनाता है, ऑर्डिनरी मैटर जो बनता है वो 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, आर देमसेल्फ बिल्ड आउट ऑफ मोर एलिमेंट्री यूनिट कॉल्ड क्वार्क, करता है कि और भी ज्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर बने हुए हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसे हम क्या बोलते हैं क्वार्क बोलते हैं। ए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्क ईच, कहता है कि प्रोटॉन के पास भी कितने क्वार्क हैं 3 हैं, न्यूट्रॉन के पास भी कितने क्वार्क हैं 3 हैं, ठीक है। और क्वार्क भी 2 नेचर के होते हैं, एक अप क्वार्क होता है और एक डाउन क्वार्क होता है, ठीक है। देखो 2 टाइप्स ऑफ क्वार्क, सो कॉल्ड अप क्वार्क डिनोटेड बाय यू ऑफ चार्ज, जो अप क्वार्क है उसके पास कितना चार्ज होता है +2/3 इलेक्ट्रॉन होता है, और जो डाउन क्वार्क होता है डिनोटेड बाय डी, उस पर कितना चार्ज होता है -1/3 इलेक्ट्रॉन होता है। टुगेदर विद इलेक्ट्रॉन बिल्डअप ऑर्डिनरी मैटर सजेस्ट पॉसिबल क्वार्क कंपोजिशन कैसी होगी, मतलब क्वार्क जो 3 क्वार्क तो हैं प्रोटॉन के पास भी और 3 क्वार्क हैं न्यूट्रॉन के पास भी। अब प्रोटॉन के पास कितने क्वार्क का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, मतलब उस पर कितने डाउन क्वार्क हैं कितने अप क्वार्क हैं वो फाइंड आउट करना है, या न्यूट्रॉन के पास कितने अप क्वार्क हैं कितने डाउन क्वार्क हैं वो आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए है। अब देखो हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अलग अलग करके चलेंगे। अगर मैं पहले करता हूं फॉर प्रोटॉन, ठीक है, उसके बाद कितने हैं नंबर ऑफ क्वार्क कितने हैं, वो है 3। मान लिया लेट n नंबर ऑफ अप क्वार्क्स हैं, n नंबर ऑफ अप क्वार्क हैं, n नंबर ऑफ हमारे पास क्या है अप क्वार्क हैं। सपोज करो मैंने 3 में से n मान लिया कि मेरे पास क्या है वो अप क्वार्क है, ठीक है। चार्ज ऑन 1, स्टेप बाय स्टेप चलना है बच्चों। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ अप क्वार्क कितने हैं 3 हैं, मैंने उसमें से मान लिया कि n नंबर ऑफ जो है n जो है वो अप क्वार्क हैं, और चार्ज ऑन 1 अप क्वार्क आपको गिवन है, चार्ज ऑन 1 अप क्वार्क आपको गिवन है, अप क्वार्क पे कितना है +2/3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फिर चार्ज ऑन n अप क्वार्क कितना होगा, इसे n से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक अप क्वार्क पर इतना चार्ज है तो n अप क्वार्क पर कितना होगा, n से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। एक ये फॉर्मेशन, अगर मैंने n अप क्वार्क हो गए तो मेरे पास नंबर ऑफ डाउन क्वार्क कितने रह गए 3 - n, यही रह जाएंगे ना। टोटल नंबर ऑफ क्वार्क तो हमारे पास कितने हैं वो 3 हैं, उसमें से n हमारे पास अप क्वार्क है, तो डाउन क्वार्क कितने रह गए 3 में से n को माइनस कर दो, ठीक है, 3 - n। अब मैंने क्या किया, मुझे मालूम है चार्ज ऑन 1
डाउन क्वार्क वो किससे इक्वल है हमारे पास, -1/3 इंटू में इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास अब चार्ज ऑन 3 - n डाउन क्वार्क किससे इक्वल हो जाएगा, -1/3 इंटू में इलेक्ट्रॉन 3 - में n। ठीक है, यहां तक बिल्कुल सिंपल वे में चल रहे हैं बच्चों। पहले मैंने अप क्वार्क पर चार्ज निकाल दिया और डाउन क्वार्क पर चार्ज निकाल दिया। उसके बाद क्या करना है हमें, हम क्या कर रहे हैं, 4 प्रोटॉन देख रहे हैं। तो टोटल चार्ज ऑन प्रोटॉन वो किससे इक्वल होगा, देखो प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, प्लस इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर। जो टोटल चार्ज होता है वो क्या होता है, प्लस इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसको ऐड कर देंगे। ये क्या आया, 2/3 E इंटू में n माइनस, वैसे तो प्लस करना था, देखो अगर मैं प्लस कर रहा हूं, ये प्लस चार्ज ही है हमारे पास, इन दो अगर मैं प्लस कर रहा हूं तो यहां पर वैल्यू आ रही है -1/3। ठीक है ना, टोटल चार्ज ऑन प्रोटॉन अगर मुझे निकालना है तो नंबर ऑफ ये सारे ऐड हो जाएंगे ना क्वार्क हमारे पास। ठीक है, ये मैंने ऐड ऑन कर दिया बच्चों। तो यहां से देखो इलेक्ट्रॉन तो कॉमन आउट आके आपस ये कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो 1 = 2/3 इंटू में n माइनस 1/3 3 - में n। अब इसको हमने सॉल्व करना है बच्चों। देखो 3 कॉमन आउट आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां चला जाएगा। तो 3 किससे इक्वल आ रहा है, 2n -3 माइनस माइनस प्लस, ये n बन जाएगा बच्चों। तो यहां से 3n किससे इक्वल आ रहा है, 6 के इक्वल आ रहा है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है ना, कुछ नहीं किया बच्चों, टोटल चार्ज ऑन प्रोटॉन निकाला, वो किससे इक्वल होता है, प्लस इलेक्ट्रॉन होता है टोटल चार्ज ऑन प्रोटॉन। ठीक है, और वो किससे इक्वल होगा, जितने चार्ज n क्वार्क के ऊपर आ रहा है प्लस जितना चार्ज डाउन क्वार्क आ रहा है। ये हमने पुट कर दिया, यहां से n की वैल्यू आइडेंटिफाई कर ली। इससे हमें क्या पता लगा, कि हमारे पास n नंबर ऑफ अपक्वार्क थे ना, तो नंबर ऑफ अपक्वार्क कितने आ गए, वो थे n, मतलब 2 आ गए। और नंबर ऑफ डाउन क्वार्क कितने आ जाएंगे, वो कितना था, 3 - n, डेट इज 1। ठीक है ना, मतलब एक प्रोटॉन में कितने अप क्वार्क आएंगे, 2, और कितने डाउन क्वार्क आएंगे, 1। तो हम उसे लिखेंगे कैसे लिखना है, अप क्वार्क को कैसे शो कर रहे हैं, u से, मतलब ऐसा बनेगा सिस्टम, u और d, मतलब 2 अप क्वार्क हैं और एक डाउन क्वार्क है। तो ये अरेंजमेंट आ जाएगी बच्चों प्रोटॉन के लिए। इसे पोज करके नोट डाउन कर लो। आगे बच्चों हमें अब क्या करना है, फॉर न्यूट्रॉन करना है। ठीक है, फॉर न्यूट्रॉन क्या चेंजेस करेंगे हम, सिर्फ न्यूट्रॉन के लिए देखो क्या करेंगे, कहां क्या चेंज आएगा, बस वो हमने देखना है। देखो न्यूट्रॉन में भी क्वार्क कितने हैं, 3 ही हैं। मैंने सेम प्रोसीजर फॉलो किया बच्चों। मान लो कि n नंबर ऑफ अप क्वार्क हैं, n नंबर ऑफ अप क्वार्क का मतलब क्या हुआ कि चार्ज ऑन 1 अप क्वार्क आपको कितना गिवन है, वो है +2/3 इलेक्ट्रॉन। तो n नंबर ऑफ अप क्वार्क के लिए कितना हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई कर दिया। नंबर ऑफ डाउन क्वार्क कितना है, वो देखो 3 था, n उसमें से माइनस कर दिया तो n3 - n रह गया। चार्ज ऑन 1 डाउन क्वार्क कितना है, -1/3 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन 3 - n डाउन क्वार्क में कितना आ जाएगा, वो हमने इवेल्युएट कर लिया। तो टोटल चार्ज ऑन न्यूट्रॉन अगर मैं निकालूं, देखो टोटल चार्ज ऑन न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है बच्चों, मतलब उस पर कितना चार्ज है, 0, उस पर कोई चार्ज ही नहीं होता न्यूट्रॉन। तो अगर मैं यहां से देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया है +2/3
इंटू में ई इंटू में एन प्लस यहाँ है अब -1/3 ई इंटू में 3 - n। ध्यान से देखना बच्चों, देखो 3 कॉमन आउट आके यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 0, इलेक्ट्रॉन भी कॉमन आउट आ जाएगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रह जाएगी 2 इंटू में n -3 प्लस n। यहाँ से देखो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी बच्चों। देखो ना ये क्या बनेगा, 3n इज इक्वल टू 3, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब यहाँ से देखो मेरे पास अब नंबर ऑफ अपक्वार्क जो n के इक्वल था कितना आ गया, 1 आ गया। नंबर ऑफ डाउन क्वार्क जो 3 - n था कितना आ गया, 2 आ गया, क्योंकि n की वैल्यू जैसे ही पुट करूंगा तो वो 2 बन जाएगा। ठीक है, अब ये किसके लिए बन रहा है, फॉर न्यूट्रॉन बन रहा है। तो हमारे पास अब सीरीज क्या बन जाएगी, एक अप क्वार्क है और 2 डाउन क्वार्क है, UDD ये फॉर्मेशन बन जाएगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अच्छे से न्यूमेरिकल कंप्लीट करो और अब हम जब नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे उसमें हम चैप्टर 2 स्टडी करेंगे।